लेके कह रहे हैं बाबा जी का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा जी का नाम रहेगा। हमारे बीच में राज रत्न अंबेडकर जी, बाबा साहेब B.R. अंबेडकर जी के पड़पोते पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बाबा तेरी सोच में दियांगे ठोक के। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत रत्न दियांगे ठोक के। बाबा तेरी सोच में दियांगे ठोक के। जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। जय 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 भीम। जय नवादा सभा के प्रधान प्रीति मैम कृपया आप स्पेशली वहाँ एक जो साइड है जिसमें चार दिख रहे हैं अलग अलग जो अनावरण होना है, तो एक सर अगे कोई नहीं आया वहाँ पर लेडीज के लिए स्पेशली आरक्षित रखा गया है। अगे ना जाओ, क्या करा रहे भैया? भैया आगे नहीं आओ ना, इतने बंदे कौन सा कर हमारी मेंबर बसंतगढ़ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया प्रीति मैम का जाके वहाँ पर सहयोग करें। बड़े ही आज का एक बड़ा ही मनमोहक समय और बहुत ही कम समय में अम्बेडकर वेलफेयर जय भीम जय भीम अत्यंत प्रयास किया। यहाँ पर जनता की, जनरल पब्लिक की हेल्प से इस मूर्ति का अनावरण, जिनमें जो इसके शिलाओं पर बहुत ही सुंदर संदेश वगैरह गुजरेगा। गोविंद इसके थोड़ा सा आगे बस शिक्षा की और भारतीय संविधान
और महानायिकाओं ने हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, सबसे पहले तो मैं उनको नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, अंबेडकर वेलफेयर ट्रस्ट के गोविंद जी और उनके सभी साथियों को, और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों को, बहनों को और माताओं को राजरत्न अंबेडकर की तरफ से जय भीम। आज हम लोग यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के स्टैचू का अनावरण करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा, जब मैं जम्मू में उतरा, जम्मू एयरपोर्ट पे, तो दूर से जब मैंने जम्मू एयरपोर्ट को देखा तो जम्मू के नीचे लिखा हुआ था द लैंड ऑफ टेम्पल्स। जम्मू को लैंड ऑफ टेम्पल्स कहते हैं। आज यहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति का हम लोग अनावरण कर रहे हैं। जम्मू का उधमपुर ये एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जिस जगह पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के मूर्ति का यहाँ पर अनावरण किया गया है, यहाँ से 10 किलोमीटर के दायरे तक, 10 किलोमीटर के रेडियस तक मंदिर के बाहर बैठने वाले नहीं बल्कि संसद के अंदर बैठने वाले लोग तैयार होने चाहिए। ऐसी क्रांति यहाँ पर आप लोगों को करनी होगी। प्रशासन में बैठने वाले लोग, न्यायपालिका के अंदर बैठने वाले लोग, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के कुर्सी पर जाकर बैठने वाले लोग इस उधमपुर से यहाँ से तैयार होने चाहिए। ये बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण का सही मायने में बाबा साहब अंबेडकर जी को अभिवादन होगा। बाबा साहब अंबेडकर जी मूर्तियों में नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर जी आज भी हमारे में जिंदा है, उनके राइटिंग और स्पीचेस में, उन्होंने लिखे हुए किताबों में। हम लोगों को उसे भी पढ़ना चाहिए। जैसे रजक जी ने कहा कि मूर्तियों को क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि ये हमें प्रेरणा देती है। जो हमारे इतिहास को भूल जाएगा वो कभी इतिहास रच नहीं पाएगा। आज जब हम जम्मू से निकले, 100 गाड़ियों का काफिला हमारे आगे पीछे था। 2 दिन पहले मैं बाबा साहब अंबेडकर जी का एक स्पीच जो मराठी में था उसे हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश कर रहा था, लिख रहा था। बाबा साहब के कई सारे स्पीचेस हैं जो हमारे लोगों तक आए नहीं हैं, इसलिए मैं इंग्लिश के स्पीच, मराठी के स्पीच हिंदी में अनुवाद करके वो लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। तब बाबा साहब अंबेडकर जी 1955 का ये स्पीच है, उसमें कहते हैं कि बचपन में जब मैं मेरी माँ के साथ कपड़े खरीदने के लिए जाया करता था, उस समय पूरे भारत देश को जातिवाद ने जकड़ा हुआ था। पूरे ये सारे लोग जातियों में बैठे हुए थे, ये उच्च जाति का, ये नीच जाति का, निचले जाति में भी हजारों जातियां। बाबा साहब कहते हैं कि जब मैं अपनी माँ के साथ कपड़े लेने के लिए जाया करता था, तब हमें नए कपड़े लेने तक का ही अधिकार नहीं था। दूर से ही उस दुकानदार को पैसे रखने होते थे और वो दुकान वाला, कपड़े बेचने वाला, नया कपड़ा लेकर पहले उसे पानी में भिगोता था और फिर उसको कीचड़ में घस कर वो देता था। क्यों? क्योंकि इनको नए कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है। जिस बच्चे को पूरे पैसे लेने के बावजूद भी नए कपड़े नहीं मिलते थे, उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमारे इतनी बदलाव कर दिए कि उन्हीं की तीसरी पीढ़ी आज कोर्ट में टाई में घूमती है। इतना बड़ा बदलाव बाबा साहब अंबेडकर जी के कार्य का है। यही इतिहास हम लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए ये स्टैचू यहाँ पर अनावरण किया गया है। गाड़ियां जब मैं देख रहा था कि आगे पीछे और उसके भी आगे 2 मिलिट्री की गाड़ियां हम लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए चल रही थी। देखिए, मैं कोई राजनीतिक घराने से नहीं हूं, मैं भी एक मिलिट्री के घराने का ही बच्चा हूं। बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी, उनके भी दादाजी ये मिलिट्री में थे। बाबा साहब के पिताजी सूबेदार मेजर यहां तक पहुंच गए थे।
जब बाबा साहब के पिताजी ने, जब ये सारे छोटे छोटे थे, बच्चे थे, बाबा साहब के पिताजी अलग अलग पोस्टिंग उनकी हुआ करती थी, तो ऐसे ही उनके पिताजी ने सोचा कि अभी बच्चों को छुट्टियां लग गई हैं, तो क्यों ना बच्चों को जहां पर उनकी पोस्टिंग हो गई है वहां पर बुला लिया जाए। इसलिए बाबा साहब के पिताजी ने, रामजी बाबा ने टेलीग्राम भेजा, अपने बच्चों के नाम टेलीग्राम भेजा कि तुम लोगों की अगर एग्जाम्स खत्म हो गई है तो छुट्टियों में मुझे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाओ। आने से पहले मुझे टेलीग्राम कर देना कि कौन सी ट्रेन से आ रहे हो, कौन सी ट्रेन से आ रहे हो। तो बच्चों को ये टेलीग्राम मिला, बाबा साहब को टेलीग्राम मिला। बाबा साहब, उनके बड़े भाई और उनके बहनों के जो बच्चे थे, ये सभी बच्चे जिस ट्रेन से रामजी बाबा ने कहा था कि ये ट्रेन पकड़ के आना, वो ट्रेन पकड़ के ये सभी बच्चे अपने पिता को मिलने के लिए निकल गए। बाबा साहब ने टेलीग्राम कर दिया, लेकिन ये टेलीग्राम उनके पिताजी को मिला ही नहीं। अब पिता को पता ही नहीं है कि मेरे बच्चे कब आने वाले हैं और कौन सी ट्रेन से आने वाले हैं। बाबा साहब और उनके भाई, उनके भतीजे सारे निकल गए। ट्रेन में बैठे, जहां पर बाबा साहब के पिताजी ने कहा था कि इस स्टेशन पे उतर जाओ, ये बच्चे वहां पर उतर गए और अपने पिता की राह देख रहे थे। बहुत देर हुई, ट्रेन चली गई। स्टेशन मास्टर ने देखा कि ये बच्चे अभी तक यहीं पर खड़े हैं, और बच्चे, क्योंकि रामजी बाबा मिलिट्री मैन थे, घर में डिसिप्लिन बहुत थी, सभी अच्छे कपड़े पहनकर वहां पर खड़े थे। स्टेशन मास्टर को लगता है ये सवर्णों के बच्चे हैं, ये अपर कास्ट के बच्चे हैं, शायद ये भूल गए हैं, भटक गए हैं। तो वो स्टेशन मास्टर बच्चों के पास आया। बच्चों के पास आकर उन्होंने पूछा कि कहाँ जाना है। तो बाबा साहब ने वो टेलीग्राम बताया कि हमें यहाँ पर जाना है, मेरे पिता मिलिट्री ऑफिसर है, उन्होंने हमको बुलाया है, शायद मेरा टेलीग्राम उनको नहीं मिला है, इसलिए वो हमें लेने नहीं आए। तो स्टेशन मास्टर ने बगल में ही एक बैलगाड़ी वाला वहां पर खड़ा था, उस बैलगाड़ी वाले को बुलाया कि देखो ये मिलिट्री ऑफिसर के बच्चे हैं, इनको उनके पिता के पास छोड़कर आओ। बैलगाड़ी वाले ने कहा कि आ जाओ, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। सभी बच्चे गाड़ी में बैठ गए और रामजी बाबा ने जो एड्रेस दिया था वहां की दिशा के लिए ये बैलगाड़ी शुरू हो गई। बैलगाड़ी शुरू होने के बाद उस बैलगाड़ी वाले ने बच्चों से बात करना शुरू कर दी। बच्चों से बात करते करते उस बैलगाड़ी वाले को पता चला कि ये तो निचले जाति के बच्चे हैं, ये तो अछूतों के बच्चे हैं, ये मेरे गाड़ी में कैसे बैठ गए। उस बैलगाड़ी वाले ने बैलगाड़ी रोकी और सभी बच्चों को गालियां देकर नीचे उतार दी कि अभी क्या अभी मेरे गाड़ी से नीचे उतरो। मुझे लगा तुम लोग सवर्णों के बच्चे हो, अच्छे कपड़े देखकर मैं फंस गया। उस बैलगाड़ी वाले ने सभी बच्चों को नीचे उतारा। बाबा साहब ने कहा चाहिए तो ज्यादा पैसे ले लो, लेकिन हमें हमारे पिता के यहाँ छोड़ दो। ज्यादा पैसे के लालच में बैलगाड़ी वाले ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम लोग अछूतों के बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हारे बगल में बैठ नहीं सकता। मैं बैलगाड़ी में बैठूंगा, तुम बैलगाड़ी के पीछे चलते चलते आना, बैलगाड़ी के पीछे चलते चलते आना। 10 किलोमीटर हो, 15 किलोमीटर, पता नहीं कितना लंबा सफर था। सभी बच्चे बैलगाड़ी के पीछे चलते चलते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद बाबा साहब को प्यास लग गई। बाबा साहब ने बैलगाड़ी वाले से कहा कि आपके पास जो पानी है वो पानी मुझे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है। बैलगाड़ी वाले ने कहा कि मैं अपना पानी तुम्हें नहीं पिला सकता क्योंकि तुम अछूतों के बच्चे हो, लेकिन आगे अगर कोई तालाब आता है तो मैं ये गाड़ी रोक दूंगा, तुम लोग पानी पी के आ जाना। बहुत देर हो गई, कोई तालाब नहीं आ रहा था, कोई पानी का सोर्स नहीं आ रहा था। बैलगाड़ी वाले को भी तरस आ रहा था, लेकिन वो
इस भारत में चलते हुए जाति व्यवस्था के तहत अपना पानी चाहते हुए भी वो बच्चों को नहीं पिला सकता था। उस बैलगाड़ी वाले को दूर से कुछ चमकता हुआ दिखा, उसे लगा तालाब आ गया है। उसने गाड़ी रोकी और सभी बच्चों को कहा कि देखो वहां पर कुछ पानी दिखाई दे रहा है, जाओ जाकर पानी पी कर आओ। सभी बच्चे दौड़ते हुए उस पानी के नजदीक गए और नजदीक जाकर देखा तो क्या, ये तो कीचड़ है, ये तो कीचड़ है, इसमें पानी है ही नहीं। लेकिन प्यास लगी थी। बाबा साहब ने वो कीचड़ हटाया और जो गंदा मैला पानी था वो झुककर बाबा साहब ने वो गंदा और मैला पानी बाबा साहब ने पिया। उस सफर के लिए शुरू हो गए। थोड़ी देर बाद वो अपने पिता के यहाँ पहुंचे। पिता ने देखा ये क्या हालत है मेरे बच्चों की, ये क्या हालत हो गई मेरे बच्चों की। सारे कपड़े खराब हो गए, मुंह पर मट्टी लगी है। और फिर बाबा साहब ने, छोटे बाबा साहब ने अपने पिता को सारी हकीकत बताई। अपने पिता से सवाल किया कि पिताजी मेरे साथ ऐसा क्यों सलूक होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों सलूक किया गया, मुझे बैलगाड़ी में क्यों बैठने नहीं दिया गया, मुझे पानी क्यों दिया नहीं गया, मुझे क्यों कीचड़ का पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया गया। पिता ने क्या जवाब दिया पता है? पिता ने कहा कि बेटे यही व्यवस्था तुझे बदलनी है, यही व्यवस्था तुझे बदलनी है। और उसी बच्चे ने, जिस बच्चे को गाड़ी में बैठने नहीं दिया गया था, बैलगाड़ी में, जिस बच्चे को बैलगाड़ी में बैठने नहीं दिया गया था, जिस बच्चे को पानी पीना नहीं दिया गया था, कीचड़ का पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया गया था, उसी बच्चे ने इस देश का संविधान लिखा। और आज हम बैलगाड़ी छोड़ो हवाई जहाज उड़ाते हैं, हवाई जहाज में बैठते हैं और कीचड़ का पानी नहीं, ये बिस्लरी का पानी हम लोग पी रहे हैं। ये इतना बड़ा बदलाव, इतनी बड़ी क्रांति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने की है। लेकिन इस क्रांति को हमें हमारे ये जो नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पर खड़ी है, इन तक लेकर जाना होगा। और ये जिम्मेदारी हमारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ भारत में ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्टैच्यूज का इनॉग्रेशन करने के लिए देश विदेशों में मुझे आमंत्रित किया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए रजक जी ने कहा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 100 सबसे विद्वान लोगों में सबसे पहला क्रमांक बाबा साहब का आया। उन्हीं बाबा साहब के लिए बराक ओबामा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पूर्व राष्ट्रपति थे यूएस के। इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए शब्द कहे हैं। बराक ओबामा कहते हैं कि अम्बेडकर अगर हमारे देश में पैदा होते तो हम सूरज का नाम बदलकर उसे अम्बेडकर का नाम दे देते। हम लोगों को बाबा साहब को जाति धर्म से ऊपर देखना होगा। अम्बेडकर है, बाबा साहब है, यानी ये पिछड़े जाति के थे। इस देश में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस देश में अगर सबसे बड़ा कोई राष्ट्रवादी है, देशभक्त है, तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि मेरे हित की और समाज के हित की जब बात आएगी तब मैं अपने हितों को नहीं, समाज के हितों को पहला महत्व दूंगा। लेकिन जब समाज के हित की और देश के हित की बात आएगी तब मैं देश के हित को पहला प्राधान्य दूंगा। बाबा साहब ने हम लोगों को जाते जाते कहा है कि हम पहले बौद्ध हैं, हम पहले हिंदू हैं, हम पहले मुसलमान हैं, हम पहले सिख हैं। ये भावना अपने आप में मत रखो। हम पहले इस देश के नागरिक हैं, हम पहले इस देश के लोग हैं, हम पहले भारतीय हैं, हम पहले इंडियन हैं। ये भावना अपने आप में जगाओ, ये भावना अपने आप में होनी चाहिए। लेकिन ये भावना आज भी हम लोगों में तैयार नहीं होती। मुसलमानों के ऊपर अगर कोई अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो हम कहते हैं जाने तो वो मुसलमानों के लिए हो रहा है, हमारा क्या लेना देना। सिखों के लिए अगर कुछ उनके ऊपर अन्याय होता है तो बाकी के लोग कहते हैं जाने तो वो सिखों का आपस का मसला है, वो आपस में देख लेंगे। हिंदुओं के ऊपर अगर कुछ होता है
तो हम बाकी के लोग कहेंगे वो हिंदुओं का आपस का मामला है। ऐसे ही अगर हम विभाजित होते रहे तो फिर से वो गुलामगिरी हम लोगों के ऊपर वापस आ जाएगी। इसलिए हम लोगों को एक होकर लड़ना है। दुश्मन की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। इसलिए हम लोगों को एक होकर ये लड़ाई लड़नी होगी। बाबा साहब ने जब इस देश को संविधान दिया, संविधान का पहला पन्ना प्रियम्बल देखो, बाबा साहब ने कहीं नहीं लिखा वी द हिंदूज ऑफ इंडिया, वी द बुद्धिस्ट ऑफ इंडिया, वी द सिख ऑफ इंडिया या वी द क्रिश्चियन ऑफ इंडिया। बाबा साहब ने लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हम लोगों को ये भारतीय तो हम लोगों में जगाना होगा। मैं अपने युवा लोगों से कहना चाहूंगा, बाबा साहब ने जब उनका संगठन बनाया, सबसे पहला संगठन जब उन्होंने बनाया तब उस संगठन का एक मोटो दिया, उस संगठन का एक ब्रीद वाक्य दिया, टू एजुकेट, टू एजिटेट एंड टू ऑर्गेनाइज। इसको हम हिंदी में कहते हैं शिक्षित करो। बाबा साहब ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर गए। हमें हमारे समाज को शिक्षित करना होगा। हम क्या कर रहे हैं? शिक्षित बनो। सिर्फ शिक्षित बनने तक ही बाबा साहब के अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो तो 10वीं पास कर लिया, 12वीं पास कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, शादी कर लिया, बस खत्म, हमारा काम खत्म हो गया। बाबा साहब ने कहीं नहीं कहा कि शिक्षित बनो। बाबा साहब ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी है कि शिक्षित करो। जो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, जो लोग ये जान नहीं पाते, उन लोगों तक जाओ और बाबा साहब का ये संदेश पहुंचाओ, इस देश का संदेश पहुंचाओ। उन लोगों को शिक्षित करने का काम भी हम लोगों का है, हम लोगों का है। और इसलिए हम लोगों को वो काम भी करना होगा। आज यहाँ पर महिलाओं की तादाद बड़े पैमाने पर है। मैं आप लोगों को भी कहना चाहूंगा, बाबा साहब जब अपनी पीएचडी कर भारत लौट रहे थे, अपनी डिग्री पूरी करके बाबा साहब जब लौट रहे थे, तो बाबा साहब के कार्यकर्ताओं ने, बाबा साहब के चाहने वाले लोगों ने मुंबई में बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक सत्कार समारोह रखा कि बाबा साहब जैसे ही बोर्ड से उतरेंगे उनका हम सत्कार करेंगे। ये पंडाल वगैरह डालना, उसका आयोजन चल रहा था। अब इस आयोजन का बाबा साहब अम्बेडकर जी की पत्नी माता रमाबाई, इनको पता चला कि मेरे पति आने वाले हैं, उनकी डिग्री पूरी हो गई है और उनका सत्कार होने वाला है, उनका सत्कार होने वाला है। बाबा साहब का यानी मेरे पति का सत्कार मुझे अपनी आंखों से देखना है। ये एक छोटी सी इच्छा माता रमाई ने व्यक्त की कि मुझे अपने पति का सत्कार अपनी आंखों से देखना है। लेकिन माता रमाई की एक बहुत बड़ी समस्या थी। समस्या ये थी, अब बाबा साहब का सत्कार होने जा रहा है तो उनके सत्कार में मैं क्या पहन कर जाऊं, क्योंकि जो साड़ी माता रमाई ने पहनी हुई थी वो 7 जगहों से फटी हुई थी। अब इतने विद्वान व्यक्ति का सत्कार होने जा रहा है और उनकी पत्नी ऐसे फटे साड़ी में जाए, लोग बाबा साहब को नाम रखेंगे कि अपने पत्नी को देखो किस हालत में रखे। अब माता रमाई सोच में डूबे कि अपने पति का सत्कार कैसे देखें। तब माता रमाई को याद आया कि छत्रपति शाहू महाराज जी ने उनका सत्कार करते समय एक पगड़ी उनको पहनाई थी और वो पगड़ी माता रमाई ने संभाल कर एक ट्रंक में रखी हुई है। माता रमाई ने वो ट्रंक खोला, वो पगड़ी जहां जहां पर साड़ी फटी हुई है वहां पर लपेट कर बाबा साहब का सत्कार देखने के लिए गई। अब बाबा साहब का सत्कार जहां चल रहा था वहां पर ऊपर आकर बैठने के बजाय माता रमाई एक पेड़ के पीछे छुप छुप कर बाबा साहब का सत्कार देख रही। अब बाबा साहब का ध्यान पूरे समाज पर। उन्होंने इतनी भीड़ में देखा कि मेरी पत्नी वहां पर पेड़ के पीछे छुप छुप कर मेरा सत्कार देख रही है। और वो छुप कर ही क्यों देख रही है, इसकी वजह भी बाबा साहब को पता चली कि माता रमाई आगे क्यों नहीं आ रही।
मंच पर क्यों नहीं आके बैठ रहे, पहले रो में आकर क्यों नहीं बैठ रहे? बाबा साहब को इसकी वजह पता चली। बाबा साहब का सत्कार पूरा हुआ, बाबा साहब मंच से नीचे उतरे और उस पेड़ की दिशा में चलते हुए गए। बाबा साहब ने माता रमाई का अपने हाथ अपने हाथ में लिया और माता रमाई से कहा, रामू। बाबा साहब माता रमाई को प्यार से रामू कहा करते थे। रामू, मुझे अगर तेरे अकेली का संसार करना होता तो मैं सोने जैसा करता। मुझे अगर तेरे अकेली का संसार करना होता तो मैं सोने जैसा करता, लेकिन मुझे मेरे इस समाज का संसार खड़ा करना है, इसलिए मैं तुझे न्याय नहीं दे पाया, इसलिए मैं तुझे न्याय नहीं दे पाया। आज उन्हीं माता रमाई के त्याग के वजह से हमारी हालात में इतने बदलाव हो गए हैं कि अभी कबाड़ अगर हम खोलते हैं, कबोर्ड खोलते हैं कि धड़ाम करके साड़ियां गिर जाती। ये माता रमाई के त्याग के वजह से आज इस देश के महिलाओं के हालात में इतना बदलाव हुआ है। कई सारे मुद्दों पे अनेक वक्ताओं ने कहा, लेकिन मैं आज जम्मू के धरती पर हूं। सभी लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कहा। आप कभी, क्योंकि कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, मैं ज्यादा उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। आप कभी बाबा साहब का रेजिग्नेशन गूगल पे पढ़ा हुआ है कि बाबा साहब ने रिजाइन क्यों दिया? 1954 में मंत्री पद का इस्तीफा बाबा साहब ने दिया है। महिलाओं के लिए, हिंदू कोड बिल के लिए तो आपने, रजक जी ने कह दिया, लेकिन बाबा साहब ने 3-4 मुद्दों की वजह से इस्तीफा दिया है। जिस दिन जम्मू के लोग, मैं जम्मू के लोग कह रहा हूं, जम्मू का हिंदू, जम्मू का बौद्ध, जम्मू का मुस्लिम, जम्मू का रविदासिया नहीं कह रहा हूं, जिस दिन जम्मू के लोग बाबा साहब का वो इस्तीफा पढ़ेंगे, मैं गारंटी देता हूं कि जम्मू का एक ही नेता होगा, वो है डॉक्टर अंबेडकर। इस जम्मू के लिए भी बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया कि इस जम्मू कश्मीर का मुद्दा आप सॉल्व क्यों नहीं करते हो? ये सवाल बाबा साहब ने नेहरू को पूछा और नेहरू इस जम्मू कश्मीर का मुद्दा सॉल्व नहीं करता है, इसलिए बाबा साहब ने अपने पद का इस्तीफा दे दिया कि ऐसा पद जिस पर मुझे काम करने तक नहीं दिया जाता, ऐसा पद मुझे नहीं चाहिए। ये आप लोगों के लिए बाबा साहब ने अपने पद का इस्तीफा दे दिया है। जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बाबा साहब का ये पहलू भी देखना होगा। हम लोग बाबा साहब अंबेडकर जी के आज मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। मैं देश विदेशों में जाता हूं, यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूं, जहां पर देश के उपराष्ट्रपति मेरे साथ होते हैं। ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में मैं वहां पर जाता हूं। आज केवल और केवल बाबा साहब की वजह से हम लोगों को एक ग्लोबल आइडेंटिटी मिली है। मैं जब यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस में था, 125 देश के डेलीगेट्स वहां पर थे, 125 देश के डेलीगेट्स, और वो भी आम जनता नहीं। कोई वहां का प्रेसिडेंट होगा, कोई वहां का मिनिस्टर लेवल के, कैबिनेट लेवल के लोग। हम जब लंच आवर्स में वहां पर घुमा करते थे, अलग अलग देश के लोगों से जान पहचान किया करते थे। ऐसे ही यूनाइटेड नेशन के उस कॉन्फ्रेंस में हम चलते चलते चाइना के लोगों से आकर टकरा गए। चाइना के लोगों ने हमसे पूछा, विच कंट्री, आप कौन से देश से हो? मैंने उनको जवाब दिया, इंडिया, भारत। पता है चाइना के लोगों ने क्या जवाब दिया? अभी तो चाइना से टेंशन चल रहे हैं, ये 2 या 3 साल पहले की बात है। चाइना के लोगों ने हमको जवाब दिया, ओह, अंबेडकर इंडिया। आज भी इस देश का नाम, आज भी इस देश की पहचान विश्व में अगर होती है तो वो अंबेडकर इंडिया से होती है। मैं भी मेरे फेसबुक पेज पे अगर कोई फ्रेंड्स है, पिछले फरवरी का अगर आप वीडियो देखोगे, बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति, बाबा साहब अंबेडकर जी का स्टैच्यू ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट रूम में है। ऑस्ट्रेलिया में कोर्ट है, मूट कोर्ट नाम का कोर्ट,
जिसमें केसेस नहीं चलती है, जिसमें एडवोकेट्स को और जिसमें जजेस को ट्रेनिंग दी जाती है। एक ऐसा क्लासरूम है जजेस का जिसमें जजेस को ट्रेन किया जाता है, जजेस को पढ़ाया जाता है। उस जजेस के कोर्ट रूम में बाबा साहब का स्टैचू लगाया हुआ है और वो सभी जजेस बाबा साहब के सारे बुक्स को और बाबा साहब को उनके लॉ को सामने रखते हुए पढ़ाई करते हैं। जापान में बाबा साहब का स्टैचू है, यूएस में है, यूके में है, पूरे विश्व में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का हम लोगों को गौरव होते हुए दिखाई देगा। और इसलिए ये हम लोगों का ये दायित्व है कि जिस दिशा में बाबा साहब ने भारत के लोगों को, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोगों को लेकर जाना चाहा, उस दिशा में हम लोगों को बढ़ना होगा, उस दिशा में हम लोगों को जाना होगा। इस 10 किलोमीटर के दायरे में चाहे वो घर किसी का भी हो, हम लोगों को हर घर में से एक अंबेडकर तैयार करना होगा, हर घर में से डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर तैयार करना होगा। बाबा साहब ने, मैं एक ही, क्योंकि मुझे और आगे और 3 या 4 प्रोग्राम्स है, कल सुबह निकलना है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन एक बात जाते जाते आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बाबा साहब कितना बड़ा काम करके गए हमारे लिए। बाबा साहब ने जिन जाति व्यवस्था के, देखो जाति व्यवस्था सिर्फ जाति नहीं है, उस जाति के साथ एक प्रोफेशन भी जुड़ा हुआ है। हम सोचते हैं ये जाति का मामला ही नहीं। चमार जाति के लोग संविधान लागू होने से पहले क्या डॉक्टर बन सकता था? चमार जाति के लोगों का काम क्या हुआ करता था? जूते सिलना, चमड़ा साफ करना, यही काम हुआ करता था। आपके यहाँ पता नहीं कौन सी जातियां होती है, मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे यहाँ पर नाई करके एक जाति होती है, नाई जाति का काम सिर्फ बाल काटना है। क्या वो इंजीनियर हो सकता था पहले? ऐसे कई जातियां हैं जिनका काम निर्धारित है। मैं आप लोगों को एक काल्पनिक कहानी बताना चाहता हूं। संविधान लागू होने से पहले चमार जाति की स्त्री अगर होती और वो गर्भवती होती 8 महीने की, 9 महीने की, तो उसे सपने क्या होते पता है? चमार जाति की हमारी माँ को, हमारी बहन को क्या सपने आते हैं कि आज मेरे पेट में जो गर्भ है, मेरे पेट में जो बच्चा है, आज 8 महीने का है, 9 महीने का है। सामने के पेड़ के नीचे वो चमार बैठता है, लोगों के जूते सीलता है, लोगों के जूते साफ करता है, चमड़ा साफ करता है, उससे पैसे कमाता है। आज वो 40 साल का है। मेरा बच्चा जब 20 साल का हो जाएगा तो सामने के पेड़ के नीचे बैठने वाला जो मोची है वो बूढ़ा हो चुका होगा, और फिर मेरा बच्चा बड़ा होने के बाद उस पेड़ के नीचे बैठेगा, लोगों के जूते सिएगा, लोगों के जूते साफ करेगा, चमड़ा साफ करेगा, और वो पैसे मेरा बच्चा लेगा, मेरा बच्चा कमाएगा। नाई जाति की स्त्री को भी ऐसे ही सपने आते थे। वो भी यही देखती थी कि सामने के पेड़ के नीचे एक नाई बैठता है, आज वो 40 साल का है, वो लोगों के बाल काटता है, लोगों के जानवरों के बाल काटता है, और सारे पैसे वो कमाता है। वो जब बूढ़ा हो जाएगा तब मेरा बच्चा उस पेड़ के नीचे बैठेगा और लोगों के बाल काटकर वो सारे पैसे मेरा बच्चा कमाएगा। बाबा साहब ने ऐसा संविधान इस देश को दे दिया कि आज चाहे हमारी कोई भी जाति की स्त्री हो, आज उस नाई जाति की स्त्री को, चमार जाति की स्त्री को, किसी भी जाति धर्म की हो, उसको सपना क्या आता है पता है? आज उसे सपना आता है, आज मेरे पेट में जो गर्भ है वो 9 महीने का है। सुप्रीम कोर्ट का जज आज 40 साल का हो चुका है। मेरा बच्चा जैसे ही बड़ा हो जाएगा, मेरा बच्चा जैसे ही 20-25 साल का हो जाएगा, ये जज रिटायरमेंट को आया होगा, और जैसे ही ये रिटायर्ड होगा मेरा बच्चा इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज के कुर्सी पर जाकर बैठेगा। इतना बदलाव बाबा साहब ने
इस देश में कर दिया है। इसलिए बाबा साहब को जाति धर्म इससे ऊपर उठकर हमको देखना चाहिए। पूरा विश्व बाबा साहब को मानता है, पूरा विश्व। साउथ अफ्रीका जैसा देश जब अपना संविधान बनाता है तब अपने संविधान में लिखता है कि हम बाबा साहब के संविधान को रेफर करके अपने देश का संविधान हम रेफर बना रहे। नेपाल का देश बाबा साहब का रेफरेंस देता है। इतने महान व्यक्ति हमारे देश में पैदा हुए हैं। और मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग मेरा इंट्रोडक्शन कि बाबा साहब का परपोता कर रहे थे। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं बाबा साहब का परपोता नहीं हूं। इस देश में जो व्यक्ति बाबा साहब के विचारों पे चलता है, हर वो व्यक्ति बाबा साहब का वंशज है, हर वो व्यक्ति बाबा साहब का परपोता है, हर वो व्यक्ति बाबा साहब का वारिस है। और इसलिए हम लोगों को बाबा साहब के इन विचारों को आगे लेकर जाना है। इस देश को जाति विहीन देश बनाना है। मोदी जी ने एक क्या कहते हैं योजना डीमोनेटाइजेशन लागू की थी और उन्होंने कहा था कि देश को, इस देश के इकोनॉमी को कैशलेस करना है। आजकल हम लोग कैश इस्तेमाल नहीं करते, पेटीएम आ गया, कार्ड्स आ गए, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्या कैशलेस होने के बाद भी करप्शन खत्म हुआ? कैशलेस होने के बाद भी इस देश की समस्या खत्म हुई? मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, इस देश की समस्या कैश की वजह से नहीं है, इस देश की समस्या कास्ट की वजह से है। और इसलिए इस देश को कैशलेस होने की नहीं, कास्टलेस होने की बहुत जरूरत है। यही कहूंगा और यही अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज आप लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के मूर्ति के अनावरण करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे साथ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जम्मू के प्रेसिडेंट कुंदल जी आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि यहाँ तक और आगे का नियोजन आप कर रहे हो। गौतम जी का भी, गोविंद जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ, अम्बेडकर वेलफेयर ट्रस्ट का, कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया। आप सभी लोगों का धन्यवाद और सभी लोगों को फिर से एक बार जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।